बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर। जैसा कि मैंने पिछले दो सेशंस में ये बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि मैनकीव की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 4 मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो था वो डिमांड पे था, दूसरा पार्ट जो है वो सप्लाई पे है, और ये वाला जो तीसरा पार्ट है ये मैंने डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर पे किया कि इक्विलिब्रियम किस तरह से और डिमांड एंड सप्लाई को हम किस तरीके से देखते हैं एक साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जब हम बायर को पढ़ रहे थे तो हमने डिमांड की बात की, जब हमने सप्लाई को पढ़ा तो हमने प्रोड्यूसर की या सप्लायर की बात की। तो बेसिकली बायर और सप्लायर का दोनों का जो बिहेवियर था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने ये देखना है कि दोनों किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब उनकी परफॉर्मेंस को या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जहाँ पे हम देखते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट। तो बेसिकली जो मार्केट है, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स बाइंग द गुड्स एंड सेलर्स आर सेलिंग द गुड्स। तो जिसमें बायर जो है वो कुछ ले रहे होते हैं और जो सेलर्स हैं वो कुछ बेच रहे होते हैं। तो मार्केट फिर एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का गेट टुगेदर होता है और दोनों किसी एक एग्रीएबल प्राइस के ऊपर या किसी एक एग्रीएबल प्राइस पे जो है वो बारगेन के बाद या उस पे सप्लायर सप्लाई भी करना चाह रहा होता है और जो बायर है वो ख़रीदना भी चाह रहा होता है। तो उसको बेसिकली हम कहते हैं कि वो एक एग्रीएबल प्राइस है जिसके ऊपर हम इन दोनों का, बायर और सेलर्स का जो है वो बिहेवियर मेजर कर रहे होते हैं। तो ये मार्केट है जिसमें बायर्स और सेलर्स गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट प्राइसेस पे। अब वो जो डिफरेंट प्राइसेस हैं वो उनकी एग्रीएबल या म्यूचुअल प्राइस है। उसके बाद है कि कंपेटिटिव मार्केट क्या होती है या मार्केट के कंपटीशन से क्या मतलब है। तो कंपैरेटिव मार्केट बेसिकली वो मार्केट होती है जिसमें जो प्राइस है मार्केट की वो डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी मार्केट जिसमें बायर्स और सेलर्स की जो ये जो फोर्सेस हैं हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई, इनके थ्रू मार्केट की प्राइस डिटरमिन होती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक कंपैरेटिव मार्केट है। अब उस मार्केट का फीचर क्या है कि उस मार्केट में बायर्स भी ज़्यादा होंगे, सेलर्स भी ज़्यादा होंगे। कि जब मार्केट में प्रॉपर कंपटीशन होता है कि आपकी प्राइसेस डिफरेंट इस तरीके से डिटरमिन हो रही होती हैं मार्केट को देखते हुए, बायर्स के बिहेवियर को, सेलर्स के बिहेवियर को देखते हुए, तो हम फिर उसको कहते हैं कि ये कंपैरेटिव मार्केट है। इसकी डिटेल जो है वो, इसके बहुत सारे फीचर्स और भी हैं जो कि जब हम मार्केट की बात करेंगे तो उस मार्केट में हम वो सारे के सारे मार्केट स्ट्रक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक यह है कि कंपैरेटिव मार्केट वो मार्केट है जिसमें बायर और सेलर्स के बिहेवियर की वजह से या उनके उन फोर्सेस की वजह से मार्केट में प्राइसेस जो है वो डिटरमिन होती हैं। और डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों ज़्यादा हैं। उसके बाद है कि अगर मैं परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट की बात करूं या परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो उसमें मैंने ये कहा बायर्स और सेलर्स भी ज़्यादा हैं और किसी एक बायर और किसी एक सेलर का मार्केट से आउट होना मार्केट प्राइस को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। उसके बाद जो गुड्स हैं वो आलमोस्ट सेम होती हैं। सेलर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस को सेट नहीं कर रहे होते, बेसिकली जो प्राइस मार्केट में डिटरमिन होती है वो उसी पे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं या सेल कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें मोनोपोली की तो बेसिकली मोनोपोली प्राइसेस को कंट्रोल करने की पावर है। मार्केट पावर का नाम है कि जिसमें प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है, सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें एक सिंगल सेलर के पास होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये मोनोपोलिस्ट है। तो दोनों में फ़र्क ये हुआ कि इसके अलावा भी मार्केट की डिफरेंट जो है वो नेचर है, जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। तो ये थोड़ा सा बताना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी था कि बेसिकली मार्केट क्या है, उस मार्केट में अगर वो कंपैरेटिव मार्केट है तो वहाँ पे किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को हम देख सकते हैं। उसके बाद मैं सरसरी सा बता रहा हूँ कि डिमांड बेसिकली दो चीज़ों का नाम है। नंबर वन विलिंगनेस टू बाय, नंबर टू एबिलिटी टू परचेज़, कि आप उसको ख़रीदना चाह भी रहे हैं और ख़रीद भी सकते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड मैंने ये बताया था कि डिमांड और प्राइस का जो इन्वर्स रिलेशन है वो लॉ ऑफ डिमांड है।
अब उसके बाद डिमांड स्केड्यूल मैंने बताया था कि ये एक टेबल है जो कि प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को शो करता है, और इन्हीं को मिला के अगर हम एक कर्व बनाएंगे तो वो होगा। तो ये मैं स्पीडली इसलिए बता रहा हूँ कि ये, क्योंकि इससे जो पिछली वाली वो सेशन था डिमांड वाला, उसमें हमने ये डिटेल में किया था। तो यहाँ इसलिए ऐड किया हुआ है कि हम एक दफ़ा उस कर्व को देख लें जिसको हमने आगे मार्केट में इक्विलिब्रियम में देखना है। उसके बाद ये डिमांड कर्व जो है वो हर एक पॉइंट के बाद हमने जो है वो डिराइव किया, डिफरेंट हमने पॉइंट्स ड्रा कर लिए, उनको मिलाया तो ये कर्व आ गया जिसको मैंने कहा कि ये। अब डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। नंबर वन, मार्केट प्राइस, जिसको हमने मेनली देख लिया। कंज्यूमर इनकम, इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो जाती है। सब्सिट्यूट्स की प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। लोगों के फैशन और टेस्ट के चेंज होने की वजह से और अच्छी और बुरी एक्सपेक्टेशंस की वजह से डिमांड में चेंज आता है। उसके बाद है सप्लाई। तो सप्लाई बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि वो क्वांटिटी जो कि एक सेलर बेचना भी चाह रहा है और उसके पास वो है, वो बेच भी सकता है। ऐसा नहीं है कि बेचना चाह रहा है लेकिन उसके पास गुड्स नहीं है, तो इसको हम जो है वो सप्लाई नहीं कहेंगे। उसके बाद है लॉ ऑफ सप्लाई। तो अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें तो ये बेसिकली पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, कि जब प्राइस बढ़ रही होती है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है सप्लाई स्केजुअल और एंड कर्व। सप्लाई स्केजुअल में हमने उस टेबल की बात की थी जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की बात करता है, जो कि पॉजिटिव रिलेशन है। और कर्व में हमने ये कहा था कि अगर हम टेबल से पॉइंट्स ड्रा करें डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो डिफरेंट क्वांटिटी है, उसको मिलाएं तो एक कर्व बनेगा जिसको हमने कहा था कि ये क्वांटिटी सप्लाइड या ये सप्लाई कर्व है। उसके बाद सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स में मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होती है। इनपुट प्राइस यानी कि कास्ट की वजह से प्राइस सप्लाई चेंज होती है। टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर आता है तो उसकी वजह से सप्लाई चेंज होगी। उसके बाद नेक्स्ट था कि नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स के कम या ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई में चेंज आएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस अच्छी या बुरी की वजह से जो है वो सप्लाई चेंज होगी। तो नेक्स्ट है कि बेसिकली जो मेन हमारा पॉइंट था या मेन इस सेशन का जो एजेंडा था वो ये था कि सप्लाई एंड डिमांड को हम किस तरीके से एक साथ देख सकते हैं, और उसमें किस तरीके से अगर सप्लाई चेंज होती है या डिमांड चेंज होती है, या सप्लाई और डिमांड जिस पॉइंट पे इक्वल आती हैं तो उस पॉइंट से डिटरमिन किस तरह से हम प्राइस को करते हैं, किस तरीके से हम क्वांटिटी को डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की। बेसिकली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये वो प्राइस है जहाँ पे डिमांड सप्लाई के इक्वल आती है, और इक्विलिब्रियम अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो उसका ये मतलब है कि जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड एग्जैक्टली क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल आएगी, और वहाँ से जो या ये जो क्वांटिटी डिसाइड होगी या डिराइव होगी तो वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट फोर्सेस की वजह से, अगर उनके इंट्रैक्शन की वजह से जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं डिमांड और सप्लाई के कर्व, तो वहाँ से जो प्राइस और क्वांटिटी डिटरमिन होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। अब सप्लाई, ये डिमांड का कर्व क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये इन्वर्स जो है इन्वर्सली होता है, नेगेटिव स्लोप्ड होता है, और ये सप्लाई कर्व जो है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। और यहाँ पे अगर मैं डिमांड की बात करूँ और सप्लाई की बात करूँ, दोनों कर्व्स को हमने जब ड्रा किया तो ड्रा करने के बाद आप ये पॉइंट देखें कि जिस पॉइंट पे प्राइस और क्वांटिटी इक्वल हैं, या जिस प्राइस पे बेसिकली डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व को क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये जो बेसिकली पॉइंट आ रहा है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस आएगी वो बेसिकली एग्रीएबल प्राइस होगी। और इस पॉइंट के बाद इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ अगर मैं इस एक्सिस पे देखूं जहाँ पे क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये आप हमारे पास जो है वो मार्केट की टोटल जो है वो क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 3 है, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो 15 है। उसके बाद ये एक टेबल को अगर हम देखें कि अगर प्राइस 1 है, $1 है,
तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 21 है, सप्लाई 5 है। अब ये देखें जब प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो हमने कहा था डिमांड कम होगी, तो डिमांड 21 से 18 हो गई है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, तो सप्लाई 5 से 10 हो गई है। इसी तरीके से दोनों का ये बिहेवियर है। अब हमने ये देखना है कि दोनों किस पॉइंट पे इक्वल आ रहे हैं। तो जब प्राइस 3 थी तो क्वांटिटी डिमांड भी 15 है और क्वांटिटी सप्लाई भी 15 है, तो इस पॉइंट पे 15 जो है वो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और 3 हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने ये देखना है कि अब मार्केट का सरप्लस बेसिकली क्या है। अगर मार्केट में सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है तो वो किस तरीके से यहाँ पे हम शो करेंगे। यहाँ पे मैं एक अगर लाइन ड्रा करूँ इक्विलिब्रियम से ऊपर, ये रेड लाइन जैसे मैंने ड्रा की है जहाँ पे प्राइस 5 है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो डिमांड है वो कम है और जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होती है 3 से 5 पे हुई है तो डेफिनेटली डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। तो ये देखें दो लाइनें ड्रा कर दी हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अब जो है वो 5 के ऊपर जो डिमांड है प्राइस 5 के साथ वो तो है 9 यूनिट्स, और उसके बाद जो इस पे इस प्राइस के ऊपर जो सप्लाई है, सप्लायर इस पे ज़्यादा सप्लाई करना चाह रहा है क्योंकि प्राइस हाई है, और जो बायर है वो हाई प्राइस के ऊपर कम परचेज करना चाह रहा है। तो अब ये बीच में जो है वो ये सारा गैप है। तो ये वाला जो है ये इसको हम सरप्लस कहते हैं कि आप एक्सेस सप्लाई पे हैं, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है। इसी तरह से अगर मैं ये बात करूं, अब ये टोटल कैलकुलेट अगर हम करें तो 9 से 25 तक जो टोटल सरप्लस है सप्लाई का वो 16 एप्पल्स हैं, कि 16 यूनिट जो एप्पल के हैं वो एक्सेस हैं उसकी डिमांड से। तो ये समझ लें डिमांड 9 है और जो टोटल सप्लाई है वो अगर 15 है, तो आपके डिमांड से जो 16 यूनिट्स हैं वो ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि मार्केट का शॉर्टेज कैसे होता है, तो डेफिनेटली जब मार्केट में डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है सप्लाई से, सप्लाई कम होती है, तो उसको हम शॉर्टेज कहते हैं। तो ये सिचुएशन कब होती है और किस तरह से होगी, तो ये यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि आप हमारे पास जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो ये 3 थी और जो क्वांटिटी थी वो ये 15 थी। अब अगर मैं ये कहूँ कि प्राइस इक्विलिब्रियम से कहीं कम हम सेट कर देते हैं बाज़ का, ये हम आगे एक चैप्टर है जिसमें हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये वाली कंडीशंस आती क्यों हैं, प्राइस कम नीचे शिफ्ट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो ये प्राइस सीलिंग के या उसके फ्लोरिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये है कि अगर ये प्राइस कम हो जाती है तो इस वजह से क्या होगा कि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोगों की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है ना, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है कंज्यूमर्स की। तो वो बढ़ने की वजह से वो जब डिमांड को बढ़ाएंगे तो मार्केट में तो सप्लाई उतनी नहीं है, सप्लायर कम प्राइस पे बेचना ही नहीं चाह रहा। अब ये देखिए अगर प्राइस हो $1 तो जो सप्लाई है वो सिर्फ 5 यूनिट्स हैं लेकिन जो डिमांड है वो 21 यूनिट्स है। तो इन दोनों का जो ये गैप है ये भी 16 एप्पल्स हैं, तो ये शॉर्टेज है। तो इसका मतलब है कि इस वाली शॉर्टेज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली डिमांड सप्लाई कम है। उसके बाद नेक्स्ट है टर्म्स फॉर शिफ्ट्स वर्सेस मूवमेंट अलोंग द कर्व। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम प्राइस की बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो उसकी वजह से जो कर्व के ऊपर चेंज आता है वो उसी के ऊपर ही रहता है, जिसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। और अगर हम शिफ्ट की बात करें तो हमने ये कहा था कि जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, अगर उनमें कोई चेंज की वजह से अगर सप्लाई या डिमांड चेंज होती है तो वो कर्व अपनी जगह से जो है वो चेंज हो जाता है, या तो अपवर्ड या लेफ्टवर्ड, राइज या फॉल की ऑप्शन आती है। तो चेंज इन सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली डिटर्मिनेंट्स की वजह से है प्राइस के अलावा। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइस सप्लाई में चेंज था प्राइस की वजह से, और ये वाली प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस है। अगर मैं चेंज इन डिमांड की बात करूं तो मैंने ये कहा था कि जो अदर फैक्टर्स या अदर डिटर्मिनेंट्स हैं अदर दैन द प्राइस, तो उसकी वजह से, उसके चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आएगा तो वो चेंज इन डिमांड है, और अगर प्राइस की वजह से आएगा तो उसको हमने कहा था कि वो
क्वांटिटी डिमांडेड है और प्राइस के चेंज की वजह से जो मूवमेंट है वो उसी कर्व के ऊपर ही रहती है और डिमांड कर्व फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। और अगर सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी यही है कि अगर प्राइस चेंज हो तो प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई कर्व चेंज नहीं होगा, वो एक ही कर्व रहेगा, फिक्स रहेगा, उसी के ऊपर ही मूवमेंट होगी सप्लाई की या डिफरेंट प्राइसेस के साथ हम उसी के ऊपर शो करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि दोनों किस तरीके से जो है वो शिफ्टिंग फैक्टर्स की मेन हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं किस तरह से वो चेंज होती है। पहले मैं ये कहता हूँ कि डिमांड में शिफ्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सप्लाई में देखेंगे, फिर हम उन दोनों को एक साथ देखेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि जब भी हम बात करेंगे इस इक्विलिब्रियम की, प्राइस की या शिफ्ट की हम बात करेंगे डिमांड और सप्लाई की, तो हम सबसे पहले एक इक्विलिब्रियम ड्रा करेंगे, जो कि ये मैंने ड्रा किया है। ये आपका जो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है ये डिमांड कर्व है और जो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है ये सप्लाई कर्व है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी है और वर्टिकल एक्सिस पे मैंने प्राइस को लिया है। और बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें जो जिस डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे थे वो डिटर्मिनेंट है कि सब्स्टिट्यूट की जो प्राइस है अगर उसमें कोई चेंज आता है, तो अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जो केस है एग्जैक्टली कि अगर सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या होगा। अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल दूं तो हमारे पास यहाँ पे दो, मैं अगर पेप्सी और कोक की बात करूं तो फ़र्ज़ करें हम जिसको जो कमोडिटी अंडर द डिस्कशन है वो कोक है और उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो पेप्सी है, और अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा। तो डेफिनेटली पेप्सी के प्राइस के बढ़ने की वजह से कोक की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कर्व कोक के लिए बना हुआ है, तो फ़र्ज़ करें कि अगर ये कोक के लिए बना है तो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, क्योंकि ये हम मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहे, उस प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं कर रहे, हमने कहा था कि ये रिलेटेड गुड्स की प्राइस की हम बात कर रहे हैं। तो वो एक फैक्टर है, शिफ्टिंग फैक्टर है जो डिमांड कर्व को शिफ्ट करेगा। तो एक तो डिमांड कर्व में शिफ्ट होना है नंबर वन, ये तो अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि ये प्राइस के अलावा कोई फैक्टर है। और डिमांड कर्व ने शिफ्ट भी अपवर्ड होना है, ऊपर वाली साइड पर राइट वर्ड शिफ्ट होना है, ये ऐसे। तो क्योंकि ये डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी इस केस में, सब्सिट्यूट्स महंगे हो जाएं तो जो अंडर द डिस्कशन प्रोडक्ट या कमोडिटी होती है उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो उसके इंक्रीज़ करने की वजह से डिमांड कर्व जो है वो D1 से D2 पे शिफ्ट हो जाएगा। और जो इक्विलिब्रियम पहले प्राइस वन और क्वांटिटी वन के साथ था वो अब चेंज हो के ऊपर जो है वो चला जाएगा P2 और क्वांटिटी 2 के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डिमांड तो इंक्रीज़ हुई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, और दूसरे नंबर पे उसके इंक्रीज़ होने की वजह से फिर अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो इक्विलिब्रियम बेसिकली है वो P2 और Q2 के साथ बनेगा, जहाँ पे ये एरो का साइन लगा हुआ है उसके बिल्कुल आगे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर सप्लाई में शिफ्ट आता है तो वो किस तरह से आएगा। अब आपको ये आइडिया है कि अगर जो है वो सप्लाई में इंक्रीज़ आता है तो राइज जो है वो राइट वर्ड होगा, और जो अगर सप्लाई कम होती है तो वो ये बैकवर्ड जो है वो शिफ्टिंग हो जाएगी इस कर्व की। तो अब क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की वजह से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन कर जाती है, अगर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की वजह से जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सस्ती बनना शुरू हो जाती हैं, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर है उसकी जो सप्लाइंग कैपेसिटी है या प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, तो वो सप्लाई को बढ़ाएगा। तो पहले नंबर पे तो ये इवेंट को देख के हम या इस क्वेश्चन को देख के हमने ये डिसाइड करना है कि ये शिफ्टिंग है या मूवमेंट है। तो ये शिफ्टिंग फैक्टर है, प्राइस के अलावा फैक्टर था। अब इसने सप्लाई कर्व को शिफ्ट करना है, ये भी देखना है हमने। अगर सपोज हेडिंग यहाँ पे ना हो शिफ्ट इन सप्लाई, तो हमने ये भी देखना है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है ये सप्लाई का शिफ्ट फैक्टर है, तो सप्लाई में चेंज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो कर्व है ये शिफ्ट किस तरफ होगा, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा। उसके बाद ये देखें S1 से S2 पे हम चले गए क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ है कि इक्विलिब्रियम जो है वो नए वाला पहले वाले इक्विलिब्रियम से नीचे बनेगा, जो कि ये शो कर रहा है
कि आपकी P2 और Q2 के साथ, जो कि ये शो कर रहा है कि प्राइस तो डिक्लाइन करेगी, क्योंकि डेफिनेटली जब सप्लाई ज़्यादा होती है ना मार्केट में, वैसे ये बिहेवियर है कि प्राइस डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो मार्केट में ओवरऑल ट्रेडिंग है या जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, Q1 से Q2 पे शिफ्ट हो जाएगी। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज आता है, ये वाले जो चेंज हमने अभी देखे हैं इन्हीं को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं कि प्राइस भी ज़्यादा हो गई है सब्सिट्यूट की, और टेक्नोलॉजी की वजह से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गई है। तो ये जो डिमांड कर्व है D1 से D2 पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो सप्लाई है वो S1 से S2 पे शिफ्ट हुई। और नया इक्विलिब्रियम, जब हमने पिछले दोनों स्लाइड्स की बात की है तो वहाँ पे हमने क्योंकि दोनों को चेंज नहीं था किया, तो एक के चेंज का जो इफेक्ट था वो डिफरेंट था। अब हमने दोनों को चेंज किया है, तो न्यू वाला जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों नए ग्राफ से आएगा, जो D2 और S2 से। और उसके बाद ये देखें कि हम अगर न्यू वाले इक्विलिब्रियम से देखें तो जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर गई है, क्योंकि डिमांड भी इंक्रीज़ कर रही थी और सप्लाई भी इंक्रीज़ कर रही थी, और उसके साथ ही जो क्वांटिटी ओवरऑल ट्रेड हो रही है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्राइस में चेंज आया है वो कम है, और जो डिमांड में चेंज आया है वो, या जो क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है वो ज़्यादा है। तो ये जो चेंज है ये बेसिकली हमने यहाँ देखना होता है कि ओवरऑल जो चेंज है डिमांड में वो कितना है, और जो सप्लाई की शिफ्टिंग है वो कितनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ जिसमें थोड़ा अब अगर यहाँ पे देखें सेम वही चेंज है, लेकिन हमने उसको मेजर कैसे किया है कि D1 और S1 के साथ जो इक्विलिब्रियम पहले वाला था उस पर P1 और Q1 था, और उसके बाद जो सेकंड वाला था P2 जो कि प्राइस डिक्लाइन की है, और जो डिमांड ज़्यादा हो रही थी। अब ये यहाँ पे देखें कि जब डिमांड भी ज़्यादा हो रही है, सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो डिमांड के ज़्यादा होने से भी ज़्यादा है। ये समझ लें कि डिमांड 10% ज़्यादा हुई है और सप्लाई जो है वो 20% ज़्यादा हो गई है। तो सप्लाई के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा वो प्राइसेस का डिक्लाइन होना आएगा। तो इस तरीके से जो मार्केट की ट्रेडिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट केसेस बना के भी आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस डिमांड में जो अगर शिफ्ट आ रहा है वो ज़्यादा हो, सप्लाई का शिफ्ट कम हो, तो फिर क्या होगा। और अगर दोनों का शिफ्ट इक्वल हो तो प्राइस एक ही पॉइंट पे रहती है, प्राइस चेंज नहीं होती। अगर दोनों में सेम चेंज आए ना तो फिर जो है वो प्राइस चेंज नहीं होगी, फिर प्राइस वही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम इसको समराइज़ करें तो ये एक छोटा सा टेबल है जिस पे हॉरिजेंटल पे कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, नो चेंज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, और दूसरी तरफ भी सेम यही है। तो हमने ये देखना है कि किस तरीके से जो है वो दूसरी तरफ डिमांड के साथ है। तो हमने ये देखना है कि अगर मैं पहले वाले मैं लेफ़्ट साइड से जो हमारे पास पहला कॉलम है वहाँ से मैं देखता हूँ नो चेंज इन डिमांड, और अगर मैं इसके बिल्कुल इसी पूरी लाइन को देखूँ तो पहले वाला जो कॉलम है उसमें है नो चेंज इन सप्लाई। तो अगर डिमांड में भी चेंज ना आए, सप्लाई में भी चेंज ना आए, तो प्राइस और क्वांटिटी तो सेम रहेगी क्योंकि चेंज ही कोई नहीं आया। और अगर नो चेंज इन डिमांड और उसके साथ अगला जो बॉक्स है उसमें मैं देखूं कि एन इंक्रीज इन सप्लाई है, कि सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली सप्लाई के ज़्यादा होने से प्राइस कम हो जाती है, और जो क्वांटिटी है वो ट्रेड उसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर सप्लाई कम हो जाती है, अब ये देखें सप्लाई कम हो रही है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाएगी और जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये जितने केसेस हैं ना 1 2 3 इंटू 3 9, और इस तरह से 9 केसेस जो है वो आप अगर अपने पास बनाएं अलग अलग सबके ग्राफ, तो आपको हर एक जो है वो एग्जैक्टली ये नज़र आएगा जो हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं एक लास्ट वाला केस अगर देखूं अ डिक्रीज इन डिमांड, और उधर से भी मैं अगर लास्ट वाला देखूं अ डिक्रीज इन सप्लाई, डिमांड भी कम हो गई है, सप्लाई भी कम हो गई है। क्वांटिटी तो ओवरऑल हमें पता है कि कम होगी मार्केट में जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, लेकिन अभी प्राइस का हमें आइडिया नहीं होगा कि प्राइस कितनी कम हो गई है कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सप्लाई में डिक्लाइन कितना है और डिमांड में डिक्लाइन कितना है। तो उनको देखते हुए हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि प्राइस बेसिकली क्या है। तो वो जब हम प्रैक्टिकली उसको बनाएंगे तो हमें वो आइडिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर ये बात करें कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी का फ़ायदा क्या होता है, तो बेसिकली प्राइसेस का फ़ायदा ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने स्टार्ट में एक प्रिंसिपल पढ़ा था
मार्केट्स आर यूजली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो मार्केट में बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। तो अगर मार्केट में डिमांड और सप्लाई से एक बैलेंस आता है, एक इक्विलिब्रियम आता है, तो उस इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ जो है वो हमें अपने डिसीजन लेने में आसानी होती है कि हम फिर ये देख सकते हैं कि इस मार्केट में इस प्रोडक्ट की प्राइस इस रेंज में है या ये प्राइस है, हमारे पास टोटल रिसोर्सेज इतने हैं और हमने उन रिसोर्सेज की प्रेफरेंसेस कैसे बनानी है, उन हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज या स्कार्स रिसोर्सेज की हमने बेस्ट तरीके से एलोकेशन कैसे करनी है। तो ये प्राइस बेसिकली हमें जो है वो इस तरीके से इक्विलिब्रियम प्राइस स्पेशली ये गाइड करती है, या मार्केट का जो बैलेंस है, बैलेंस्ड मार्केट हमें ये गाइड करती है कि हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें। और इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कुछ कोई सजेशन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो वो आप यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एलोसिसिटी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।